बच्चों, आज हम पाठ लेंगे दो लघु कथाएं। लघु कथाएं इसका मतलब जो कथा आकार में बहुत ही छोटी है। तो लघु कथा पढ़ने में भी अच्छी लगती है और लिखने में भी अच्छी लगती है। अब इस पाठ में भी दो लघु कथाएं दी गई है जिसके रचनाकार है नरेंद्र छाबड़ा जी। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में और मासिकों में छपती रही है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी चुनिंदा लघु कथाएं। अब यहाँ इस पाठ में दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों में, होटलों में, मॉल में जाते हैं तो कोई भी तोल मोल नहीं करते, मोल भाव नहीं करते हैं, चुपचाप पैसे दे देते हैं और सामान लेकर चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों यानी जो ठेले वाले वगैरह होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, फेरी वाले, इनसे सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए क्योंकि छोटे दुकानदार जो होते हैं वह तो हमारे से ज़्यादा पैसे नहीं लेते, जबकि बड़े दुकानदार बहुत तो पैसे हमारे से लेते हैं, फिर भी हम उन्हें चुपचाप दे देते हैं। और यह जो फेरी वाले वगैरह होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, उनसे बहुत ही तोल मोल करते रहते हैं, पैसों के लिए घिस-घिस करते रहते हैं। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है, यानी हमेशा हमें सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। ऐसे दूसरी लघु कथा के द्वारा लेखक ने संदेश दिया है। तो आइए हम देखते हैं लघु कथा। पहली लघु कथा है कंगाल। कंगाल इसका मतलब है निर्धन। निर्धन मतलब गरीब जो होता है, जिनके पास पैसे नहीं होते। तो इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। भीषण यानी भयंकर। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। लू यानी जो गर्म हवाएं होती है, और उमस यानी हवा नहीं चलती है तो बहुत गर्मी होती है। तो ऐसी गर्मी से चैन नहीं आता है। सोचा कि इस लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। लीजा इसका मतलब है कि बड़ा ही सीलन भरा, बेढंगा और घुटन भरा, कि जहाँ सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। ऐसे घुटन भरे माहौल में हम रह नहीं सकते ना, तो गर्मी के कारण ऐसा मौसम बन गया था। और थोड़ी सी राहत यानी सुख पाने के लिए लेखक ने सोचा कि पहाड़ों पर कुछ दिनों के लिए चले जाए। पहाड़ों पर पता है आपको कि वहाँ गर्मी ज़्यादा नहीं होती और मौसम भी कैसा होता है, उत्साहवर्धक होता है। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। तो वहाँ का ठंडा ठंडा वातावरण और प्राकृतिक जो सौंदर्य है पर्वतीय स्थल का, वह देखकर 2-3 दिनों में ही लेखक को सुकून सा यानी सुख मिलने लगा। अच्छा महसूस होने लगा। तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। अब वहाँ जो प्राकृतिक सौंदर्य था उसमें हरे भरे जो पेड़ थे, वह बड़े ही हरे भरे जो पहाड़ थे वह बड़े ही गर्व से सीना ताने खड़े थे। अब सीना ताने खड़े रहना यह एक मुहावरा है जिसका मतलब क्या है कि बहुत ही गर्व के साथ निर्भय होकर खड़े रहना। अपना दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष भी खड़े थे। दीर्घता यानी बड़प्पन जो होता है, हम देखते हैं ना कि पर्वतीय स्थलों में हम जाते हैं तो बड़े बड़े वृक्ष हम देखते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऐसे वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं। और पहाड़ी इलाकों में बहुत नीरवता होती। नीरवता मतलब शांति भरा ऐसा माहौल होता है, कोई भी आवाज़ नहीं होती। नीरवता इसका मतलब आवाज़ ना होना, ध्वनि ना होना। तो नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व वह वृक्ष या पेड़ सिद्ध करते हुए दिखाई देते थे। तो यह जो प्राकृतिक सौंदर्य था यह मन बदलाव के लिए पर्याप्त था, यानी लेखक यहाँ आकर
बड़ा ही सुकून महसूस कर रहे थे। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। अब जहाँ भी हम घूमने जाते हैं तो शाम के वक्त हमें और भी अच्छा लगता है कि हम कहीं भी टहलने जा रहे हैं। तो एक झील किनारे लेखक टहल रहे थे। तो एक भुट्टे वाला आया। भुट्टा जानते हो, आप भी खाते होंगे, पसंद भी करते होंगे। भुट्टे के अलग अलग व्यंजन भी हम बनाते हैं ना। तो बोला कि साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। हम घर में भी भुट्टे लाते हैं और उसे मसाला लगाकर भूनते हैं, खाते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो भुट्टे वालों से भुट्टे लेने का मज़ा है वह कुछ अलग ही होता है। तो गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा, ऐसा भुट्टे वाले ने कहा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? उसने कहा 5 रुपये का। लेखक ने कहा, क्या 5 रुपये का एक भुट्टा? हमारे यहाँ तो सस्ता मिलता है, हमारे शहर में तो 2 रुपये का एक मिलता है। तुम 3 रुपये ले लो और एक भुट्टा दे दो, है ना। ज़्यादा यानी 2 रुपये का है, पहाड़ी इलाका है तो 2 रुपये की बजाय 3 रुपये ले लो। लेकिन उसने बता दिया एकदम 5 रुपया, यानी 3 रुपये ज़्यादा बता दिए। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा, तो फिर रहने दो। बाप रे, 3 रुपये ज़्यादा कौन देगा उस भुट्टे वाले को, ऐसा लेखक ने सोचा। तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। लेकिन एकाएक पैर ठिठक गए मतलब रुक गए। अचानक लेखक रुक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, हज़ारों रुपये खर्च करते हैं, है ना। पहाड़ों पर घूमने जाना मतलब यूँ ही नहीं होता, हमें हज़ारों रुपये खर्च करना पड़ते हैं। पहले तो टूर्स वगैरह ट्रैवल्स वहाँ बुकिंग करो, फिर होटलों में बुकिंग करो। तो वहाँ हम बुकिंग करते समय झिकझिक करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जितने पैसे उन्होंने बोले उतना हम दे देते हैं। अच्छे होटलों में हम रुकते हैं। तो जो बड़ी दुकानें होते हैं, दुकानों में भी हम बिना दाम पूछे पैसे खर्च करते हैं। लेकिन गरीब से 2 रुपये के लिए हम झिकझिक करते हैं। अब भुट्टे वाले 3 रुपये ज़्यादा बता दिया, ऐसा लेखक को लगा। कितने कंगाल हैं हम कि बड़े बड़े होटलों में हम हज़ारों रुपये बिना झिकझिक करते हुए दे सकते हैं, लेकिन छोटे भुट्टे वाले को हम ज़्यादा 3 रुपये नहीं दे सकते हैं, जबकि वह मेहनत करके कमाता है। कितने कंगाल हैं हम। यानी भुट्टे वाला कंगाल नहीं हुआ, बल्कि हम न खरीदने वाले कंगाल हुए, गरीब हैं कि 3 रुपये तक ज़्यादा नहीं दे सकते। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। अब मन सुकून अनुभव कर रहा था। लेखक के मन में आया कि 3 रुपये ही तो ज़्यादा ले रहा है। बाद में लेखक को उस भुट्टे वालों से सहानुभूति हुई और फिर उन्होंने भुट्टा खरीद लिया और फिर उन्होंने सुकून भी महसूस किया। तो हमारी मानसिकता ऐसी है कि जब हम बड़ी बड़ी दुकानों में, मॉल में, होटलों में जाते हैं तो वहाँ कोई तोल मोल नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें स्टैंडर्ड समझते हैं। जबकि हमें पता होता है कि ये हमसे ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं, फिर भी उन्हें हम बड़ा समझकर कुछ नहीं कहते। जबकि छोटे दुकानदार, फेरी वाले, सब्जी वाले जो चीज़ें बेचते हैं, उनके भाव कम होने पर भी हम मोल भाव तोल मोल करते, क्योंकि हम अपने आप को उनसे बड़ा समझते हैं और उनको छोटा समझते हैं। तो बड़े दुकानदार बैठे बैठे ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, जबकि फेरी वालों को दिन भर घूमना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हम उनके मेहनत को भी नज़रअंदाज करते हैं। तो हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, तभी उनके साथ हम न्यायपूर्ण व्यवहार कर सकेंगे। तो ऐसा इस लघु कथा से लेखक संदेश देना चाहते हैं। अब दूसरी लघु कथा है सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। आवेदन यानी विनती कर चुका था। विनती पत्र हम लिखते हैं ना नौकरी के लिए,
साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार यानी मुलाकात, इंटरव्यू हम कहते हैं। तो उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में भी नाकामयाब रही थी। तो उसके पास प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट बहुत सारे थे, लेकिन सर्टिफिकेट होने के बावजूद वह सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था। नाकामयाब यानी असफलता ही उसे मिल रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पता है आपको, जो आचार भ्रष्ट होता है, जैसा होना नहीं चाहिए, ऐसा बुरा व्यवहार जो होता है। रिश्वत यानी घूस हम देते हैं। अब सरकारी कार्यालयों में बहुत से जो क्लर्क वगैरह लोग होते हैं या वहाँ के बाबू वगैरह जो होते हैं, वह रिश्वत लेते हुए हमें नज़र आते हैं। तो रिश्वत का बोलबाला हमारे यहाँ है। बोलबाला होना इसका मतलब क्या है कि प्रभाव होना। रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। चयन इसका मतलब क्या है, नियुक्ति, कि उसे नौकरी खोज रहा था वह, लेकिन योग्यता होने के बावजूद उसे नौकरी मिल सकती थी। लेकिन हमारे समाज की व्यवस्था कैसी है, भ्रष्ट है। रिश्वत लेने की आदत यहाँ पड़ गई है, इसी वजह से उसकी नियुक्ति नहीं हो रही थी। हर ओर से वह अब निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। कोसना इसका मतलब कि भला बुरा कहना, बुरा ही कहना, भला तो हो ही नहीं सकता। निंदा करना। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है, यानी नौकरी खोजने वाले युवक की यह कहानी है। तो वह युवक आज फिर मुलाकात या इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता यानी जो अच्छाइयाँ हमारे में होती हैं, शिष्टाचार, ईमानदारी तक अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था। लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। यानी उसमें बहुत से अच्छे मूल्य थे कि देश प्रेम था, नैतिकता, ईमानदारी, शिष्ट आचार सब उसमें था, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। राय है मतलब आपका मत क्या है। तो उसने भ्रष्टाचार के बारे में उसका जो सही मत था वही बता दिया। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है कि जो देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन एक छोटा कीड़ा होता है ना, जो लकड़ी के अंदर वगैरह पाया जाता है, और धीरे धीरे वह क्या करता है, लकड़ी को एकदम खोखला करते जाता है। तो ऐसा जो भ्रष्टाचार है, यह कीड़े जैसा है कि हमारे देश की व्यवस्था को, हमारे देश हित को वह खोखला करते जा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है कि जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। समाज के हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार के सिवा दिखता ही नहीं कुछ। आजकल भ्रष्टाचार क्या बन गया है, शिष्टाचार बन गया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए एक कलंक है। कलंक है मतलब धब्बा है। तो अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई कि उसने जो उत्तर दिया अधिकारियों को भी शायद अच्छा लगा होगा। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। उसने जो तर्क दिया, दलील दी, तो उसमें उनको अच्छा लगा, रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं, रिश्वत, घूस को आप क्या मानते हैं। तो उसने तड़ाक से जवाब दिया कि यह तो भ्रष्टाचार की बहन है, जैसा भाई वैसी बहन। तो भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, उपहार यानी भेंट वस्तु देते हैं ना, प्रेजेंट देते हैं, तो इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। किसका स्वरूप? तो रिश्वत का स्वरूप। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान यानी लेना और देना जो करते हैं। तो उपहार देकर हम खुशियाँ बांटते हैं,
खुशियाँ लेते हैं, खुशियाँ देते हैं, लेकिन यह जो रिश्वत है, रिश्वत देने से ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इससे अधिक कुछ नहीं, जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। कि पदोन्नति चाहिए तो पैसे खिलाओ, आपकी जो फाइल है, आपका जो काम है तो वह जल्दी से हो तो पैसे खिलाओ। तो इससे हमारी जो मानसिकता है वह खराब हो जाती है। हम पैसे तो दे देते हैं लेकिन कोसते हैं हम हमारी सामाजिक व्यवस्था को, तो इससे हम खुशियों का आदान प्रदान कर ही नहीं सकते। तब भी यह समाज के माथे पर एक कलंक है, दाग है, धब्बा है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। कतई मतलब ज़रा सा भी नहीं किया जा सकता कि रिश्वत दे दो और अपना काम कर लो, ऐसा समर्थन नहीं किया जा सकता है। ऐसी मेरी धारणा है। धारणा है मतलब विचार है। उसने जो भी उसे लगा वह सच्चाई के साथ कह दिया। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, क्योंकि अब तक सत्य की राह पर चलते हुए उसका चयन नहीं हो पाया था, नियुक्ति नहीं हो पाई थी। यहाँ भी उसका चयन नहीं होगा ऐसा उसे लगा, लेकिन सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी। दाद देना इसका मतलब है प्रशंसा करना, अच्छा कहना। दाद देते हुए उसका चयन कर लिया, उसे नौकरी मिल गई। यानी सच्चाई के राह पर चलने वाले जो होते हैं तो उन्हें अंत में यश अवश्य मिलता है। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता, मतलब हार नहीं सकता है। तो इस लघु कथा में नौकरी खोजने वाले युवक को भ्रष्टाचार का शिकार बताया है। सत्य की राह पर चलते हुए कई बार उसे असफलता मिलती है, फिर भी वह सत्य की राह नहीं छोड़ता है। आखिरकार उसे सफलता मिल ही जाती है। तो इस लघु कथा से हमें संदेश मिलता है कि हमें सत्य मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई कैसी होती है? सूरज के भांति होती है। कभी कभी बादलों के कारण सूरज ओझल हो जाता है, उसी प्रकार भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था के कारण हमारी जो सच्चाई है दिखाई नहीं देती, फिर भी उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। तो हमें सच्चाई का दामन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से यह 2 लघु कथाएं हैं और बड़ी ही अच्छी है।